नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो दोस्तों, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इज नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है, कौन सही सुमेलित नहीं है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है, कौन नहीं सही सुमेलित नहीं है, कंट्री दिया और कैपिटल दिया आपको बताना है, चाहिए मोरक्को, मोरक्को की राजधानी क्या दिया है, रबात, ट्यूनिसिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीरियस, केप वर्डे, बमाको, बताइए दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केप वर्डे, बामाको, ये क्या है गलत दिया होगा, ठीक है, डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। केप वर्डे की राजधानी क्या होती है दोस्तों, प्राइया है, क्या दोस्तों केप वर्डे की राजधानी प्राइया है, प्राइया, केप वर्डे की राजधानी क्या है, प्राइया है। बामाको किसकी राजधानी है, तो बामाको किसकी राजधानी है, माली की, बामाको किसकी राजधानी दोस्तों, बामाको किसकी राजधानी है, माली की राजधानी है, माली, ठीक है, माली की राजधानी क्या है, बामाको, और प्राइया किसकी राजधानी है, केप वर्डे की दोस्तों, केप वर्डे, केप वर्डे की राजधानी प्राइया है, और माली जो बमाको दिया है वो माली की राजधानी है, ठीक है, इस चीजें, तो मोरक्को की राजधानी रबात है, सही है, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है, सही है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, सही है, और केप वर्डे की राजधानी क्या होना चाहिए था, केप वर्डे की राजधानी प्राइया है, और बमाको किसकी राजधानी है, तो बमाको जो है माली की राजधानी है, ठीक है दोस्तों, 82 नंबर कंफर्म हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 83 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, ऑप्शन दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 5 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन -20 डिग्री सेल्सियस, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेज है अगर वे पूरी तरीके से ना हो इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, कितना सतह होगा, जो भू सतह जो अर्थ का जो है सरफेस कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कितना होगा अगर ग्रीन हाउस गैस की अनुपस्थिति में, कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा दोस्तों, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस कितना हो जाएगा, विल बी -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर कंट्री हो गया, कैपिटल मिलान करने के लिए आ जाता, कौन सही नहीं है, कंट्री जो मुद्रा है, देश और मुद्रा हो गया, और देश और जो फेमस सिटीज है वो मिलान करने के लिए आ जाता है, तो इससे जब प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करते हैं तो ये पेपर का किस तरीके का नेचर है, किस तरीके की मतलब एग्जाम्स में आते हैं प्रश्न, आपको एक आइडिया डेवलप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देश और राजधानी, देश और मुद्रा, करेंसी, कंट्री और करेंसी, कंट्री और कैपिटल, कंट्री और सिटीज, कंट्री और उसके जो रिवर फ्लो मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है, इसी कंट्री और फेमस जो इंडस्ट्री है वो मैचिंग करने के लिए आता है, तो सब नोट्स बना के आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो 83 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होता है, -18 डिग्री सेल्सियस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है आपको मतलब लिस्टिंग कर लीजिए, हो गया मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, तो वहां से भी प्रश्न अगली बार आ सकता है, तो इस चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, बताना है, तो पोस्ट मासबुर्ग एंड इट्स एडजेक्नेट एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, कौन सा मिनरल्स का है, यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, अब्रक, तो सही ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीज। तो जो दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्ट मासबुर्ग का क्षेत्र है वहां पर किस कौन सा मिनरल होता है, मैग्नीज, जो मैग्नीज है उसका उत्पादन बहुत व्यापक स्तर पे होता है, ठीक है, किसका उत्पादन, मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन पर्टिकुलर एरियाज आर कॉल्ड, आपको बताना है, तो जो समुदाय का एक जो पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर क्या बदलता है क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रम, सीएन, समुदाय गतिकी, जैवभार का पिरामिड, क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सीएन, कम्युनिटी डायनामिक्स जो है, पिरामिड ऑफ बायोमास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द इंटायर सीक्वेंस, ध्यान देना दोस्तों, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज्ड
इन पर्टिकुलर एरियाज इट इज कॉल्ड शियर। क्या कहलाता है दोस्तों? शियर कहलाता है। क्या कहलाता है? शियर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समुदायों का जो पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? शियर कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे पर्वत है और कंट्री का क्या है? मिलान करना। ठीक है, पर्वत और कंट्री का मिलान देखा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एटलस, किलिमंजारो, चिम्ब, रोजो और पायरेनीज। बताइए दोस्तों, कंट्री दिया हुआ है तो एटलस कहाँ है दोस्तों? बताइए एटलस किस कंट्री में पड़ेगा? एटलस माउंटेन तो बताइए। ए का क्या हो जाएगा? मोरक्को। एटलस, एटलस कहाँ है दोस्तों? मोरक्को के आसपास पड़ेगा। मोरक्को जो अल्जीरिया ट्यूनिसिया का जो क्षेत्र है वहां पर क्या है? एटलस पर्वत कहाँ पर? मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया के क्षेत्र में क्या है? एटलस पर्वत का विस्तार है। किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ है दोस्तों? तंजानिया। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? तंजानिया में है। चिम्बरोजो, चिम्बरोजो कहाँ है दोस्तों? चिम्बरोजो पर्वत कहाँ पर है? इक्वाडोर। इक्वाडोर दोस्तों सी का हो जाएगा दूसरा। और पायरेनीज, जो पायरेनीज पर्वत कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो फ्रांस स्पेन में क्या है? विस्तारित है। जो पायरेनीज पर्वत है फ्रांस और स्पेन में क्या है? विस्तार लिया हुआ। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा? पहला। और एटलस कहाँ था दोस्तों? मोरक्को था। तो ए का क्या था दोस्तों? चौथा था। कौन सा कूट मिलेगा? 4 3 2 1। किस ऑप्शन में सही है? 4 3 2 1। ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है 4 3 2 1। तो यहां से देखेंगे दोस्तों जो कंट्री है, कंट्री का मिलान करने के लिए कैपिटल, कंट्री करेंसी, कंट्री रिवर, कंट्री सिटीज, कंट्री माउंटेन, तो आता मैच करने के लिए कौन इसमें से सही नहीं है, हैं? तो ये आप लिस्टिंग कर लेंगे तो वहां से जो क्वेश्चन आप 6-7 क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे आते हैं मिनिमम आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, देखेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। तो कह रहा है किस पदार्थ में क्लोरोफिल, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ। किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? आयरन, आयरन विद्यमान होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मायोग्लोबिन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा मायोग्लोबिन। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंसेज कंटेन्स आयरन। कौन से ऐसे सब्सटेंसेज है, पदार्थ है जो आयरन को कंटेन करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मायोग्लोबिन। डी ऑप्शन क्या पर यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। जो किंटा वैली किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। इन मलेशिया द किंटा वैली इज फेमस फॉर रबड़ उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टी उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। ठीक है, रबड़ प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, टीन प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन। तो जो किंटा वैली किस लिए फेमस है? तो किंटा वैली किस लिए फेमस है बताइए? तो टीन प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है दोस्तों, जो टीन है, टीन के उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है। क्या है? किंटा घाटी। ठीक, तो कंट्री के जो कुछ स्पेशल प्लेसेज होते हैं वो किस लिए फेमस है? कोई इंडस्ट्री है, कोई मिनरल है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी, तो ऐसे लिस्टिंग कर लेंगे तो वहां से भी प्रश्न आएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए फेमस है? तो वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीन उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए 89 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। 89 क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए दोस्तों। यहाँ दिया है चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। क्या कहलाता है दोस्तों? जीन के भीतर जो अनुक्रम होता है आधार में जो परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? जो म्यूटेशन होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? जो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन। तो चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन, जीन के अंदर जो बेस सीक्वेंस चेंज हो जाता है उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्या दिया? निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है नहीं गुजरती है आपका क्या है दोस्तों? इक्वेटर, इक्वेटर लाइन जो है पास नहीं करती है बताना है। ठीक है, अब दिया गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखा, गिनी, रवांडा। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो बताना है
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक आपको ट्रिक दे देता है, वहां से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं अगर आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखो, इको ब्रासा गैका इमा केसो इंडो की, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, इको इको ब्रासा गैका इमा केसो, और क्या दोस्तों, इंडो की केसो इंडो की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस चीज को इसलिए लिखे क्योंकि मान लीजिए इक्वेटर है, अगली बार कुछ कोई और कंट्री दे दे तो आप कैसे करेंगे, देखिए इको ब्रासा गैका इमा केसो इंडो की। ठीक है, अब देखेंगे इको, ई मतलब क्या हो गया दोस्तों, इक्वाडोर हो गया, को मतलब कोलंबिया हो गया, ब्रा मतलब ब्राजील हो गया, सा मतलब सोमालिया हो गया, गै मतलब गैबोन हो गया, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, का मतलब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और युगांडा हो गया, मालदीव हो गया, केन्या हो गया, और साउथ में प्रिंसिपे हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, किरीबाती हो गया। तो क्या है दोस्तों, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील हो गया, ब्राजील के बाद दोस्तों साउथ में प्रिंसिपे कह सकते हैं, साउथ में प्रिंसिपे हो गया, गैबोन हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा हो गया, मालदीव हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और क्या हो गया, किरीबाती हो गया। ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, आपको बताना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर गैबोन दिया, तो गैबोन, गै मतलब क्या होगा दोस्तों, गैबोन, यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों, देखिए गैबोन, तो गैबोन से होके जा रही है, गै मतलब गैबोन हो गया, जा रही है। ठीक है, देखेंगे सोमालिया हो गया, और साओ तुम्हें प्रिंसिपे, सा, ये सा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, साओ, साओ तुम्हें प्रिंसिपे हो गया, और क्या हो गया, सोमालिया हो गया। ठीक, कोई भी आप लीजिए, या यहाँ साउथ में प्रिंसिपे बोलिए, या यहाँ पर सोमालिया बोलिए, आपके मैटर के ऊपर है, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सोमालिया, सोमालिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही होगा, भूमध्य रेखा गुजर रही है। हमसे पूछ रहा भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। भूमध्य रेखा गिनी, तो भूमध्य रेखा गिनी, देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं भूमध्य रेखा गिनी का नाम आया है, नहीं आया है। ठीक है, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ में प्रिंसिपे हो गया, गैबोन हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा हो गया, मालदीव हो गया, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरीबाती। कहीं आया दोस्तों भूमध्य रेखा गिनी का नाम, नहीं आया। इस तरीके इससे होके नहीं जाएगी। और रवांडा, रवांडा से भी होके, रवांडा कहीं आया दोस्तों, नहीं आया ना, रवांडा से भी होके भूमध्य रेखा नहीं आती। ठीक है, तो भूमध्य रेखा किससे होकर जाती है, तो भूमध्य रेखा जो है गैबोन और सोमालिया से होकर जाती है, भूमध्य रेखा जाती है, जो इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा जाती है, भूमध्य रेखा जाती है। और भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं जाती है, भूमध्य रेखा जो भूमध्य रेखी गिनी है जो, और रवांडा, इन दोनों देशों से क्या होकर इक्वेटर लाइन जो है नहीं जाती। तो 3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 और 4। कौन सा करेक्ट हो गया दोस्तों, 3 और 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा देशों से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं जाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इक्वाटोरियल गिनी और यहाँ पर रवांडा। तो हमारा 3 और 4, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 और 4। ठीक है, गैबोन और सोमालिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक, और यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, इको ब्रासा गैका यूमा केसो इंडो की, इजी है याद करना। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ई मतलब इक्वाडोर, को मतलब कोलंबिया, ब्रा ब्राजील, सा मतलब साउथ में प्रिंसिपे हो गया, गै मतलब गैबोन, का मतलब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यू मतलब युगांडा, मा मतलब मालदीव, के मतलब केन्या, सो मतलब क्या हो गया सोमालिया, इंडो मतलब इंडोनेशिया हो गया, की मतलब किरीबाती हो गया। तो आसान है, इजी है याद करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जो फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द फायर अलार्म। फायर अलार्म में जो है उपयोग किया जाता है, ये चीज आपको बताना, फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है। फोटो सेल, पानी, सौर सेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में, तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों,
फोटो सेल का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो गया। 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन दिया है भाग 9, यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर क्या दिया है भाग 6 दिया है, भाग 3 दिया है, भाग 4 ए दिया, भाग 4 का कह दिया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, आपको ये बताना है पंचायती राज व्यवस्था की क्या है दोस्तों प्रावधान किया गया, ये बताना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाग 9, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भाग 9। भाग 9 को दोस्तों कब जोड़ा जाता है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। कब जोड़ा गया दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। 73वें संविधान संशोधन, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 73वें संविधान 73वें संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, 1992 में होता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग संविधान में जोड़ा जाता है, भाग 9 जोड़ा जाता है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। अब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, और एक नई अनुसूची भी जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है बताइए दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वें नंबर की जो अनुसूची है जोड़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। अब इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय हैं दोस्तों इसमें, 29 विषय है। हो सकता है अगली बार प्रश्न यहाँ से कहीं से आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए हैं। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा जाता है, और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी जाती है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें किसका प्रावधान है, नगर पालिका जो प्रशासन है, नगर निगम, नगर पंचायत, जो नगरीय क्षेत्र में स्वायत्त विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में जो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था को क्या है लागू किया गया। कब लागू किया दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा आता है। इसके द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया, और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ा जाता है, जिसमें 29 विषय है। ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची है जो नगरीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, उसमें कितने विषय रखे गए हैं दोस्तों, तो जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय रखे गए हैं, 18 विषय रखे गए। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय रखे गए। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाग 6 किससे रिलेटेड है बताइए, भाग 6 में किसका प्रावधान किया गया, भाग 6 किससे रिलेटेड है, तो भाग 6 जो है उसमें राज्य प्रशासन स्टेट के बारे में जो है जिक्र किया गया, राज्य सरकार के बारे में, विधानमंडल के बारे में। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में जिक्र किया गया। यहाँ पर स्टेट राज्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब यहाँ भाग 3 में क्या दोस्तों, तो भाग 3 बताइए दोस्तों क्या, यहाँ पर फंडामेंटल राइट मूल अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाग 4A, भाग 4 की क में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 की क में किसका उल्लेख है, नीति निर्देशक जो तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किसने किया गया, तो भाग 4 में किया गया दोस्तों। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, भाग 4A लिखा गया। देखिए ध्यान देना आपको, भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। लेकिन भाग 4 की ए में किसका उल्लेख किया गया है, यहाँ पर किसका उल्लेख किया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, किसका उल्लेख किया गया, मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया, मौलिक कर्तव्य। तो जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया। और यहाँ पर भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया, नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख किया गया। जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जो है किसका, भाग 4 में किया गया है। और भाग 4A में किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 की क में किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य। और इसको कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जो संविधान में जोड़ा जाता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, इसे
42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा एक नया भाग 4A जोड़ा जाता है और एक नया अनुच्छेद 51A, एक नया अनुच्छेद क्या जोड़ा गया है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाता है, एक नया आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है और एक नया भाग 4A जोड़ा जाता है और फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11 मौलिक कर्तव्य का क्या उल्लेख किया गया भाग 4A में और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो मूल अधिकार का, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। भाग 3 में किसका उल्लेख है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं। भाग 3 में किसका उल्लेख है दोस्तों, मूल अधिकार का उल्लेख है। तो यहाँ पर क्या है, मूल अधिकार का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार का उल्लेख है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और भाग जो 6 है उसमें राज्य के प्रशासन शासन के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर देख लेना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो भाग 4 में किसका उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 4A और अनुच्छेद आर्टिकल 51A में किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, ये चीजें। और भाग 3 में किसका उल्लेख है, मूल अधिकार का उल्लेख है। और भाग 6 में किसका उल्लेख है, राज्य स्टेट के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में, विधायिका कार्यपालिका सब चीजों के बारे में क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग क्या जोड़ा गया, 9A जोड़ा जाता है। उसमें नगरीय क्षेत्र जो नगर पालिका नगर निगम का प्रावधान किया जाता है और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी जाती है। और नगरीय क्षेत्रों के लिए कितने विषय रखे गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे जो 12वें नंबर का क्वेश्चन था, संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया भाग 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भाग है वो क्वेश्चन मतलब डिजिट में नहीं, रोमन अंक में ही अक्सर आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाग 11, भाग 13, भाग 14, भाग 15 हो गया, भाग 16, भाग 5, भाग 11, भाग 9 को रोमन अंक में किस तरीके से लिखते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। उससे आता हुआ क्वेश्चन भी आप क्या है, वो रोमन अंक में अगर कहीं से भी कंफ्यूजन होगा तो गलत कर जाएंगे आप। ठीक है, तो भाग 9। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया भाग 9 में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 93 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये आपको बताना है। कौन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक आपको बताना है। तो ए ऑप्शन टेफ्लॉन है, नियोप्रीन है, पॉलीस्टीरीन है और क्या है, डी ऑप्शन है पॉलीथीन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बोला कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नियोप्रीन। तो नियोप्रीन क्या दोस्तों, एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, 1990, 1991, 1992, 1993। तो तृतीय तल कब जोड़ा गया दोस्तों, जो when was the third tier added to Indian federal system। ठीक है, इंडियन फेडरल सिस्टम। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1992 में। कब जोड़ा गया दोस्तों, 1992 में। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर जिक्र हम वही कर रहे थे। देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए, तो इस संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जोड़ा गया भाग 9 में, एक नया भाग जोड़ा गया भाग 9। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा जाता है, जिससे भारत में जो है एक त्रिस्तरीय जो ढांचा जो है प्रशासन का, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और उसके बाद जो है ग्राउंड लेवल पे जो है पंचायती राज व्यवस्था है, नगरीय क्षेत्र का प्रशासन है। तो उसी को कहा गया भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल, जो थर्ड पिलर है, जो थर्ड टायर एडेड कब किया गया, तो 1992 में किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में यहाँ से रखना था। ठीक है, तो 94 भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया 1992 में जोड़ा गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक नया भाग जोड़ा जाता है, भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में किसका व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का है। और इसको रोमन अंक में लिख दिया गया दोस्तों, तो रोमन अंक में ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब ये पंचायत के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, पंचायत हो गया ये दोस्तों। अब बताइए, अब उसके बाद ये तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा जाता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख है।
और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा जाता है। क्या दोस्तों? 9A जोड़ा जाता है, जिसमें नगरीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर 9A जोड़ा जाता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? नगरीय जो क्षेत्र है, जो नगरीय क्षेत्र है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब जो प्रावधान किए गए हैं, ये चीजें, ठीक है। तो एक नया भाग 9 भारतीय संविधान में नया भाग जोड़ा गया 1992 में। 1992 में दोस्तों जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा जाता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग 9A जोड़ा जाता है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया जाता है, ठीक है। और यह कब जोड़ा गया दोस्तों? 1992 में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वहां पर यही प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, ठीक है। तो भारत सरकार, राज्य सरकार और क्या है, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की क्या है, प्रारंभ किया जाता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पारित करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 पंचायत का उल्लेख किया गया, और भाग 9A में नगरीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया जाता है। इस तरीके से विकेंद्रीकृत जो शासन प्रणाली है, डिसेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली का आरंभ किया जाता है। कब किया गया दोस्तों? 1992 में। तो उसी को कहा गया तृतीय तल। कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तो 1992 में जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। इंडिया दैट इज भारत सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे देखेंगे जो भारतीय संघात्मक ढांचा है, वहां पर क्या अनुच्छेद 1 से हमको पता चलता है। और यहाँ पर जो है संघ की जो संकल्पना है, उसमें जो है केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। केंद्र क्या है? अधिक पावरफुल है, ये चीज आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1992। चला जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन begins in the which of the following organs? किस ऑर्गन्स में जो है प्रोटीन का जो पाचन जो है आरंभ हो जाता है, बिगिन हो जाता है? ऑप्शन दिया है लीवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दिया है यकृत, मुंह, छोटी आंत, अमाशय। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, किस अंग में प्रारंभ होता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमाशय। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अमाशय, स्टमक। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है? तो ये अमाशय में होता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा जो है संभव नहीं है? ये आपको बताना है, कौन संसद के कानून द्वारा जो है संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, बी ऑप्शन राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी ऑप्शन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, और डी ऑप्शन है नए राज्यों का प्रवेश। तो यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 3 के बारे में आपको, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 3, मतलब आर्टिकल 3 का सहारा लेकर कानून का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अनुच्छेद 3 में क्या, आर्टिकल 3 में क्या उल्लेख किया गया? आर्टिकल 3 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये सब जो है संसद कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है तो संसद जो है कानून बनाकर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, कई कुछ राज्यों के क्षेत्रों को लेकर किसी नए राज्य का सृजन कर सकता है, ये सब संसद कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 3 में अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो डी ऑप्शन है नए राज्यों का प्रवेश, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? देखिए एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में इसका उल्लेख किया गया। इसका जिक्र हमको कहाँ पर मिलता है? तो अनुच्छेद 2 में मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में इसका जिक्र हमको कहाँ पर मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 2 में मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में दिया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? मतलब अनुच्छेद 3 का सहारा लेकर संसद कानून का निर्माण नहीं कर सकती। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। अगर संसद के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कराना है, ठीक है,
तो उसके लिए अनुच्छेद 2 का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 से प्राप्त शक्ति का उपयोग करके जो है संसद जो है कानून का निर्माण करेगी और नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। ठीक है, ये चीजें हैं। और अनुच्छेद 3 के से प्राप्त शक्ति का उपयोग करके संसद जो है किसी राज्य के नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्य की सीमा में राज्य के जो क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ये सब चीजें हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, यह तीनों काम जो है संसद जो है अनुच्छेद 3 से करती है, अनुच्छेद 3 का उपयोग करके कर सकती है। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश करना है। ठीक है, उसके लिए अनुच्छेद 2 का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? अनुच्छेद 2 का सहारा लिया जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। ठीक, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया हुआ? 97 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज फॉलोइंग डिजीज, तो कौन से डिजीज हो जाते हैं बताना? सूखा रोग, रक्त अल्पता, घेंघा, बेरी। तो कौन सा मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी हो जाता है। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, मानव आहार में अगर आप पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करेंगे तो बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी की क्या आपको कमी हो जाएगी। ठीक, ये चीज है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? संसद की कोई भूमिका नहीं होती है बताना? पार्लियामेंट का। इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, मतलब संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर देखेंगे संसद की कोई भूमिका नहीं है, मतलब पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखेंगे जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों कि जो उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, इनको हटाने के लिए क्या है, संसद में प्रस्ताव, जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तब उनको जो है पद से हटा दिया जाता है। इस प्रकार संसद की भूमिका है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में संसद की भूमिका है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में संसद की भूमिका है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए संसद की भूमिका है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। किस तरीके का प्रस्ताव रहता है? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो दूसरे सदन के द्वारा भी ऐसा ही, मतलब विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर वह जो पदाधिकारी है या न्यायाधीश है अपने पद से क्या है, हट जाएगा। ठीक है, ये चीज है। इस प्रकार संसद के क्या है, रोल्स हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में जब विशेष प्रस्ताव से, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा तभी क्या उनको उनके पद से हटाया जाएगा। तो कौन कौन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग है, तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल 3, क्योंकि हमसे पूछ रहा है संसद की कोई भूमिका नहीं हटाने में। ठीक है, तो कौन से? अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। तो अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्या है, जो आरोप लगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पे, उन आरोपों की जांच की जाती है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या है, सुझाव दिया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के जो है उनके पद से हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहता है, संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो निम्न से किस पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अध्यक्ष जो संघ लोक सेवा आयोग के, इनको हटाने के लिए जो है, इनको हटाना है तो संसद की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, केवल 3। ठीक है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पैनल के द्वारा जांच करने के उपरांत जो है
सुझाव दिया जाता है तब राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो उनके पद से हटा देते हैं। ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि ओनली 3 आएगा, केवल 3 आएगा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ दी जो है, चेयरमैन ऑफ दी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हटाने के लिए क्या है, पार्लियामेंट का कोई भी, पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, पार्लियामेंट का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हटाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? विटामिन के हो जाएगा। तो विटामिन के क्या है, रक्त की जमने के लिए क्या है, ब्लड के क्या क्लॉथिंग हो, ब्लड के क्लॉथिंग के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, विटामिन के। 100 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों क्या दिया हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताइए। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण जो है निहित होता है राज्यपाल, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज्य अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो होता है वह पंचायतें के लिए जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों को जो इलेक्शन किया जाता है, अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण सभी जो है वो किसके द्वारा होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। इसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया जाता है दोस्तों। कब हुआ दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा जाता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख किया जाता है। और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसमें 29 विषय दिए जाते हैं पंचायतों को। ठीक है, और उसी में जो है ग्राम सभा पे जो ग्रास रूट पे जो है, जमीनी स्तर पे जो है विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को स्थापित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। और इसके लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कराया जाएगा वह एक स्वतंत्र संस्था बनाई जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये सब चीजें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए क्या उत्तरदायी है? द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। हार्ट बीट को क्या है? रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडीज। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या सही है? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है और यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो 101 जो मानव मस्तिष्क के बारे में स्टेटमेंट था, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट।